वालेकुम। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोर्थ लेक्चर है, केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। केन्स को एरिस्टोटल ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। जॉन मैनॉर्ड जेएम केन्स इनका नाम है। जेएम केन्स ने अपनी थ्योरी पेश की है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, आमदन और रोजगार। चुनाचा इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े ये मसाइल हैं, तो इनको आपस में उन्होंने रिलेट भी किया और इनके ऊपर डिटेल डिस्कस भी की है। केन्स ने इसका प्रेजेंट किया है कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एनआई नेशनल इनकम। अकॉर्डिंग टू केन्स, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एनआई टेक्स प्लेस वेयर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट आउटपुट। केन्स यहाँ पे ये बात बताते हैं कि नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम जो है वो, इसमें कोई शक नहीं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होने पर ही होता है। लेकिन 1930s के अंदर जब ये डिप्रेशन था, ग्रेट डिप्रेशन था वर्ल्ड पूरी पे, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उनकी ये थ्योरी थी कि एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, कि जो चीज मार्केट में बिकने के लिए आती है, जो पड़ी होती है मार्केट में, वो बिक जाती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। लेकिन वक्त के साथ ये बातें गलत साबित होना शुरू हुई, तो केन्स ने फिर अपनी बुक लिखी जनरल थ्योरी। जनरल थ्योरी में उन्होंने प्रेजेंटेशन दी कि इकोनॉमी हमेशा एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई पे नहीं रहती। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम हमेशा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई पे नहीं होता। तीन कंडीशंस हो सकती हैं। उन्होंने कहा जी एग्रीगेट डिमांड कैन बी ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, और एक और उन्होंने कंडीशन दी कि एग्रीगेट डिमांड कैन बी लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इन दोनों कंडीशंस पे भी नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो आइए जरा इस पे देखते हैं फर्दर। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एनआई मे बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, जितनी चीजें बन रही हैं उतनी चीजें बिक रही हैं। तमाम लोग कारोबार कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजिकल मेंटल, और वो वहां से पैसा कमा के अपनी जरूरियात जिंदगी, अपने बाकी सारे मामलों को पूरा कर रहे हैं। तो लिहाजा इकोनॉमी में किसी किस्म की भी बेरोजगारी मौजूद नहीं है। तो इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है बेसिकली। इसके बाद वो कहते हैं मे बी इकोनॉमी मे बी एट अबव फुल एम्प्लॉयमेंट। केन्स ये कहते हैं कि अबव फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में काम करने वाले अफराद जो हैं वो अपनी जरूरियाती जिंदगी पूरा करने के बावजूद एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसा उनके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा चीजें अवेलेबल नहीं है बाय करने के लिए। So according to Keynes, the full employment corresponds to the situation of maximum possible level of national income. In other words, full employment represents the maximum level of output which could be obtained by utilizing all the natural and human resources of the economy. तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को वो कहते हैं अगर बराबर है तो मेंटेन्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट। इफ एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, जैसे कि मैं अभी बयान कर रहा था कि एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ जाए एग्रीगेट सप्लाई से, लोग अपनी जरूरियात जिंदगी पूरा करने के बावजूद ज्यादा पैसा रखते हो। उसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक बंदा देख वक्त में 4 जॉब्स कर रहा है, 3 जॉब्स कर रहा है, तो वो 3 जॉब्स क्यों कर रहा है? अपने स्टेटस को, अपने लेवल को अबव करने के लिए। तो जब वो बंदा ज्यादा पैसा कमाता है तो अल्टीमेटली वो ज्यादा डिमांड करता है, आमदन उसकी बढ़ती है, उसकी डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड के बढ़ने के साथ साथ सप्लाई का बढ़ना भी बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई ना बढ़े, तो अल्टीमेटली प्राइसेस पे क्या आ जाता है? इफेक्ट आ जाता है। जब प्राइसेस इकोनॉमी में ऊपर जाती हैं तो इन्फ्लेशन आ जाता है। तो जब इन्फ्लेशन आता है तो हम कहते हैं जी कि इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो गया इकोनॉमी के अंदर। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो अब गेन नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा? अब नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम होगा फुल एम्प्लॉयमेंट से अबव जाके, जिसे हम कहेंगे अबव फुल एम्प्लॉयमेंट, A/F। इट इज एक्सप्लेन्ड एज कि whenever at the level of full employment aggregate expenditures exceeds the aggregate output, the demand for goods and services will increase. In this situation, the profit of producers will increase. For the sake of more profits, they will increase investments. As a result, NI, etc will increase.
but at the level of full employment the output NI is at its maximum. The increase of NI after full employment is just a monetary increase. वही बात कि जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगी, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे सप्लायर्स के, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जब कीमत बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा दी जाती है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं सप्लायर्स के। दैट्स वाई वो ज्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं उस बंदे को जो कि ज्यादा कीमत पे करेगा उनको, ना कि उस बंदे को जो कि उनकी चीज की कीमत कम लगाएगा। तो चीजें तो इकोनॉमी में उतनी ही है, चीजें तो नहीं बढ़ी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ गया, चीजों की कीमतें बढ़ गई। तो इसलिए इनको कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी इंक्रीज हुआ इकोनॉमी में, रियल इंक्रीज नहीं हुआ। रियल इंक्रीज तब होता कि जब एक बंदा एक जॉब कर रहा था 100 रुपए कमा रहा था, जब वो 4 जॉब्स कर रहा है तो वो 150 रुपए कमा रहा है। हर चीज की कीमत 1 रुपए लगा लें, मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। तो एक चीज उसको 100 चीजें रिक्वायर्ड थी जब वो एक जॉब करता था, अब वो जब 3 जॉब्स या 4 जॉब्स कर रहा था उसको 150 रुपए की बस 150 चीजें रिक्वायर्ड है। तो लेकिन चीजें इकोनॉमी में वही 100 ही है, तो अब उसको एक चीज जो है 1 रुपए में नहीं पड़ेगी, 1.5 रुपए में पड़ेगी। तो इसलिए ऑनली इंक्रीज है वो मनी इंक्रीज है या मॉनेटरी इंक्रीज है, ना कि रियल इंक्रीज। रियल इंक्रीज कब होता, जब सप्लाई साइड पे भी 50 चीजों का इजाफा हो चुका होता और बंदे को आमदनी उसकी बढ़ने के साथ साथ उसको ज्यादा चीजें भी मुयसर होती। 2 पॉइंट है, इफ एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एडी इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ये दूसरी कंडीशन जो केन्स ने डिस्कस की थी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एनआई विल टेक प्लेस बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। इट इज एक्सप्लेन्ड दैट whenever at the level of full employment aggregate expenses are less than aggregate output, then the demand for goods and services will decrease, the prices will decrease and the producers will face losses। कि जैसे ही आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले में कम होती है, तो एग्रीगेट डिमांड का कम होने की वजह क्या है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। जब वो रोजगार नहीं होगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे गिर जाएंगे, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट चले जाएंगे। कि अब वो काम तो कर रहे हैं लेकिन काम करके उनको इतनी अर्निंग नहीं हो रही कि वो अर्निंग से अपने घर के निजामात या अपने मामलात को जो है भरपूर अंदाज से चला सके। तो वो क्या करेंगे, वो अपने मामलात को चलाने के लिए एफर्ट तो करेंगे, लेकिन एफर्ट तब पॉसिबल है जब मार्केट के अंदर जॉब्स मौजूद है। जॉब्स भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो भी ज्यादा है, तो अल्टीमेटली जो है वो उनकी इनकम भी कम हो जाएगी और उनकी इनकम कम होने से उनकी डिमांड भी कम होगी। जब वो चीजों की डिमांड कम करेंगे तो दूसरी साइड पे जो है वो प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि प्राइसेस जो है वो एक फुल रेट पे तो नहीं ना चलेगी। फुल रेट पे तो लोग प्राइसेस को बाय नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, उनकी इतनी अच्छी इनकम नहीं है। तो इसलिए कम इनकम पर प्राइसेस भी फॉल कर जाएंगी। जब प्राइसेस फॉल करेंगी तो प्रोड्यूसर्स विल फेस लॉसेस, प्रोड्यूसर्स को लॉसेस फेस करना पड़ेंगे, उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे। तो जब उनके प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे तो वो डिसहार्ट होंगे। आफ्टर डिसहार्टिंग दे विल डिक्रीज इन्वेस्टमेंट, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करना शुरू कर देंगे, कारोबार से निकालना शुरू कर देंगे। एज अ रिजल्ट एनआई विल डिक्रीज, तो एज अ रिजल्ट जो होगा एनआई नेशनल इनकम भी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक साइड पे तो डिमांड साइड जो है वो बेचारे बेरोजगार होते जा रहे हैं, फारिग होते जा रहे हैं। दूसरी साइड पे क्या है, दूसरी साइड पे सप्लाई साइड भी जो है उनका भी चीजें नहीं बिक रही, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वो भी लोगों को डाउन साइजिंग शुरू कर देंगे, लोगों को कारोबारों से निकालना शुरू कर देंगे और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। इन दिस सिचुएशन देयर विल बी डेफिनेशन और डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। तो इसको डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं कि चीजों की कीमतों का कम हो जाना और बिन बिके पड़ी रहना मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है जी, केन्स इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अब केन्स इसका हल बता रहा है कि इकोनॉमी में जो 2 मसाइल क्रिएट हुए, एग्रीगेट डिमांड का बढ़ जाना एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले में, या एग्रीगेट डिमांड का कम हो जाना एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले में, उसके लिए उसने आइडिया इंट्रोड्यूस किया इफेक्टिव डिमांड। बाय इफेक्टिव डिमांड ही मींस द एग्रीगेट डिमांड, द एग्रीगेट सप्लाई एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। Keynes says that higher the level of effective demand in the country, higher will be the level of income and employment in the country. This also means that it is the deficiency of effective demand which is responsible for unemployment in the country, while the excessive effective demand results in inflation or over full employment in the economy. Keynes कहते हैं कि लेवल तक जो है ना वो डिमांड होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि वो डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट है, वो डिमांड पे फोकस करता है। अब डिमांड कैसे क्रिएट की जाएगी इकोनॉमी में, तो सर्कमस्टांसेस पहले से ही बहुत हो रहे हैं। वो कहते हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी कौन सी, गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की जो है ना वो इंटरवेंशन का हामी है। वो कहते हैं गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, जबकि जो क्लासिकल थे वो कहते थे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए।
तो लिहाजा केन्स कहता है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो वो मामला को बेहतर कर सकती है। अब जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है, उस इंटरवेंशन की मैं एक मिसाल सुनाता हूँ आपको कि लाइक इन पाकिस्तान एक कोरोना जो था, बल्कि पूरी दुनिया में इस मामला चल रहे थे, खराब थे, तो स्पेशली इन पाकिस्तान जो है उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको कि कोरोना की वजह से लोग जो हैं वो बेचारे बेरोजगार हो गए, या रोजगार रहा भी तो इतना थोड़ा रोजगार हो गया उनका कि वो अपनी आम जरूरियाती जिंदगी को भी पूरा करने से कासिर हो गए। अब जब वो लोग घरों में बैठ के आम जरूरत पूरा नहीं कर पाएंगे तो दूसरी साइड पे एक तो वो लोग बेरोजगार हो गए, उनके लिए जरूरत जिंदगी पूरा करना मुश्किल हो गया, दूसरी साइड पे सप्लाई भी मौजूद है, प्रोड्यूसर्स भी हैं, उनके भी मामला हैं। उनके भी मामला तब चलेंगे जब लोगों के पास रोजगार होगा, लोगों के पास डिमांड होगी। अब डिमांड क्रिएट करने के लिए केंद्र ये कहता है कि गवर्नमेंट उन पे स्पेंड करे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, कोरोना के डेज के अंदर जो पुअर फैमिलीज थी उनको आइडेंटिफाई करवाया। टाइगर फोर्स जो है एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करंटली इमरान खान के अंदर, तो उन्होंने उसके जरिए आइडेंटिफिकेशन करवाई और उसके बाद उन्होंने 12-12 हजार रुपए फी फैमिली को जो है वो प्रोवाइड किए। अब जो 12-12 हजार देने का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या मतलब था, उसका मतलब ये था इफेक्टिव डिमांड क्रिएट करवाना, ताकि लोग इफेक्टिवली उसको कंज्यूम करें और ताकि उससे फिर इकोनॉमी का पहिया चल सके। जब वो इफेक्टिवली उसको कंज्यूम करेंगे बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर, जरूरियाती जिंदगी के ऊपर, तो फिर उससे क्या होगा, इंडस्ट्री भी चलेगी। मतलब एक बंदा 12 हजार रुपये देगा तो सबसे पहले तो अपनी बुनियादी जरूरियात को देखेगा ना, जैसे कि आटा, चीनी, दालें, घी, उसके अलावा जूते, कपड़े, घर का राशन, ये सारी चीजें वो देखेगा, पेट्रोल हो गया। तो वो सारी चीजें पूरी जब करेगा तो अल्टीमेटली इसके अगेंस्ट, डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई आएगी, एग्रीगेट डिमांड के अगेंस्ट जब सप्लाई आएगी तो इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री बहाल होगी। तो इकोनॉमिक्स कहती है कि कोई भी एक इंडस्ट्री है उसको बहाल जब होती है तो उसके लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड होती है। अगर रनिंग इंडस्ट्री है, ऑलरेडी चल रही है, तो उसके अंदर लेबर और कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। अगर रनिंग इंडस्ट्री नहीं है, नए सिरे से चलेगी, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलकर इसको चलाएंगे। तो अल्टीमेटली हम कहते हैं जी कि लेबर की अगर जरूरत दोबारा पड़ती है इंडस्ट्री को, तो लेबर वहां पे बहाल हो जाएगी। यही वो लोग जिनको 12-12 हजार दिया गया था, यही वो वहां पे जाके काम करके अपना अच्छा रोजगार कमा सकते हैं, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी का पहिया फिर से चल पड़ेगा और सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम हो जाएगा। एक बात यहाँ पे और बताना जरूरी समझ रहा हूँ कि एंड वाली लाइन में लिखा है व्हाइल एक्सेसिव इफेक्टिव डिमांड रिजल्ट्स इन इन्फ्लेशन और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कि अगर बहुत ज्यादा इफेक्टिव डिमांड आ जाएगी तो फिर उससे नुकसान एक और भी हो जाएगा। एक्सेसिव फुल इफेक्टिव डिमांड जो है वो इन्फ्लेशन भी मार्केट में ले आएगी, तो वो भी हमने नहीं करना। तो जी कॉन्ट्रेरी टू क्लासिकल टोपियनिज्म, कि जो क्लासिकल्स का टोपियनिज्म था, उनका ख्याल था, उनकी सोच थी कि लेस इज फेयर। लेस इज फेयर का मतलब है कि नो इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, बल्कि डिमांड सप्लाई फोर्सेज ही हैं वो मार्केट मैकेनिज्म तय करेंगी, वही प्राइस को तय करेंगी। लेकिन केंद्र इसने इसकी मतलब मुखालफत की है शदीद। उसने कहा जी कि केंद्र एडवोकेटेड फॉर स्टेट इंटरवेंशन टू रिमूव इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, particularly he emphasized upon deficit budgets to remove unemployment. He suggests to launch the public works program by printing new money notes. This remedy will have the effect of increasing the level of employment. उसने कहा जी कि एक तरीका का और भी हो सकता है कि जब आप इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप आ जाए तो आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं। डिफ्लेशन फर्ज करें आ जाता है आपकी इकोनॉमी के अंदर, डिमांड क्रिएट करवानी पड़ती है, तो आप कह सकते हैं कि बैंक से आप न्यू करेंसी नोट्स को प्रिंट करवाएं सेंट्रल बैंक से, जिससे वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे पैसा और रोजगार के मौके लोगों को मिल जाएंगे। फिर जब उनके पास पैसा चला जाएगा तो एक किस्म का उनको रोजगार ही मिल जाएगा ना, वो उसको खर्च कर सकते हैं, उनके पास मनी चली जाएगी, वो डिमांड कर सकते हैं। तो फिर वही बात कि इंडस्ट्री चल पड़ेगी, मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, दोबारा वही चीज रिपीट हो रही है यहाँ पे। The increased employment will result in increased effective demand. Hence, the unsold goods will be sold out. All this means that fiscal actions on the part of state will have the effect of removing unemployment and depression. तो उसका मतलब फिर वही है कि जब हम लोगों को पैसा दे देते हैं तो इफेक्टिव डिमांड आ जाती है, तो फिर लोग क्या करते हैं, उसको चीजों के ऊपर खर्च करते हैं। तो सबसे पहले तो उन चीजों पर खर्च होगा जो कि पहले की बनी पड़ी है, फैक्ट्रीज ने बना के रखी हुई है लेकिन उनकी बिकी नहीं, सबसे पहले तो वो बिक जाएंगे। जैसे कोरोना के दिनों में आपने देखा होगा कि लोगों को घरों में बंद रखा, लॉकडाउन में रहे लोग, तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, थोड़ी सी नरमी हुई, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बहुत बूम पे गई। उन लोगों का 18-18 साल, 17-17 साल, 20-20 साल पुराना स्टॉक भी बिक गया।
जो कुछ था, इवन कूड़ा क्रिकेट सब बिक गया कपड़े के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें थी जिनमें लोगों ने स्टॉक्स रखे हुए थे उनके, वो भी बिक गए। तो क्या एक इफेक्टिव डिमांड इफेक्टिवली जो है ना वो रनिंग में आई, सब कुछ बिक गया। और नया स्टॉक जो था उसकी फिर मांग पैदा होना शुरू हो गई मार्केट के अंदर, तो जिससे क्या है फिर बहुत इकोनॉमी में बूम पे आया। तो नेशनल इनकम का जो लेवल होगा फिर अप साइड पे जाके सेटलमेंट होगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगी, इन्फ्लेशन भी रिड्यूस होगा, इकोनॉमी में ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।